आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी फालसाई साड़ी। आबा, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, तुमने कहीं देखी है क्या? सुशांत ने ऊंचे सुर में कहा ताकि रसोई की खटपट और किट्टू से होती बहस के बीच उसकी आवाज़ भी उस तक पहुंच जाए। वहीं देखो, होगी कहीं। आबा ने भी तेज आवाज़ में जवाब दिया। कहीं का क्या मतलब, ज़रूरी फाइल है भाई। अरे देखो, वहीं मेज़ पर होगी। नहीं दिख रही तभी पूछ रहा हूँ। कुछ पल मौन के पश्चात आभा की आवाज़ आई। अरे सुनो, याद आया, शायद दराज में है। हाँ हाँ, मेज की दराज में ही तो है। वाक्य खत्म होते होते दराज से फाइल निकल चुकी थी। तुम मेरी चीज़ों को छेड़ा मत करो, सुशांत के कहे पर खींचती आभा बोली। ना छेड़ूं तो घर कबाड़ खाना बन जाए। बन जाए तो बन जाए, कम से कम तुम्हारी सुरक्षित रखी चीज़ों से निजात तो मिलेगी। मतलब क्या, कुछ ज़्यादा ही संभाल कर रखती हो। चीज़ें देखो कैसे इधर उधर पड़ी रहती हैं। एक मैं ही हूँ जिसे संभालने की आदत है, भूलने की भी आदत है। बाद के चंद शब्द धीमी आवाज़ में कह जाने के बावजूद आभा के कानों में पड़ ही गए। ठीक है, आज से तुम्हारी चीज़ें जहाँ पड़ी हैं वहीं पड़ी रहने दूंगी। बेहतर रहेगा। सुशांत बोले बिना नहीं रह पाए तो वह बाकायदा लड़ने के मूड में आ गई। दरअसल तुम लोगों के लिए ड्रॉर कबर्ड नहीं, गांव की तरह आले और खूंटियाँ बनी होनी चाहिए जिस पर सामान लाद दो और फिर वहीं से उठा लो। ओहो, बात कहाँ से कहाँ पहुँचा रही हो। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मेरी ऑफिस की फाइलों को मत छेड़ा करो। तुम ज़्यादा ताना मत मारो। जो चीज़ जहाँ है वहीं छोड़ दी तो मुश्किल हो जाएगी, कबाड़ खाना बन जाएगा घर। तुम 2 दिन में ही ताला मार कर भागोगे। बात बढ़ी। सुशांत मनी मन पछताते हुए खुद के लिए पंगे पर अफसोस कर ही रहा था कि भला हो किट्टू का जिसने उसे बचा लिया। अब आभा का ध्यान उस पर से हटकर किट्टू की ओर चला गया था। मम्मी, मेरे मोजे नहीं मिल रहे हैं। उसकी आवाज़ पर आभा उसकी ओर कहते हुए लगभग भागी। अरे वहीं देख, तार पर। तार पर क्यों? उसके प्रश्न पर विस्मय भरे क्रोध से एक बारगी आभा ने उसे देखा, फिर बोली। क्यों होंगे तार पर? मोजे गंदे थे, तुम तो उसे जूते में से निकालती नहीं हो। मैंने निकाल कर धो दिए। धो दिए? पर क्यों? अरे! आश्चर्य और गुस्से से आभा ने उसका मुंह ताका तो किट्टू फिर बोली। 2 ही दिन तो पहने थे, साफ तो थे। हाँ हाँ, बहुत साफ थे, इतने कि सूंघ भर ले तो बेहोश हो जाए। मम्मी, इतने भी गंदे नहीं थे। मोजे ढूंढने में मेरे 5 मिनट बर्बाद हो गए। किट्टू इस टिप्पणी से नाखुश बोली तो आभा ने बहस को विराम देने के उद्देश्य से कहा। अच्छा, तुम नाश्ता करो, मैं ला रही हूँ। रहने दो, मैंने अलमारी से नए मोजे निकाल लिए। किट्टू ने नए चमचमाते मोजे उसके सामने लहराए तो वह हैरानी से बोली। अरे, ये तुम्हें कहाँ से मिले? आभा की बात पर किट्टू हंसते हुए बोली। अपने आप ही तो लाई थी, भूल गई क्या? सुशांत के अभी अभी दिए जख्म पर फिर हाथ पड़ गया तो चिड़ी सी आभा बोली। भूलती नहीं हूँ मैं, छिपा कर रखे थे, पर तेरी नज़र से कुछ बचता है क्या? और जब निकाल ही लिए तो फिर इतना बखेड़ा क्यों खड़ी कर रही थी? मैंने ढूंढे तो थे मोजे, नहीं मिले तो नए निकालने पड़े। ये मोजे इमरजेंसी के लिए थे। हाँ तो इमरजेंसी तो थी आज। गलत बात है किट्टू। आभा को नाराज़ देखकर किट्टू कुछ ठुनकी। आप नई चीज़ अलमारी में रखकर पुरानी से ही काम चलवाती हो, वो गलत है। आज से ये रोज के, और वो इमरजेंसी के लिए। किट्टू एक बार फिर पुराने मोज़ों की ओर इशारा करते हुए हंस दी, पर आभा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नए मोज़े पहने जा चुके थे। घर की सुइयों को लगातार बढ़ती देख उसने विवाद को वहीं विराम दे दिया। अच्छा, अब नाश्ता कर लो। पर बैग संभालती किट्टू पराठे को रोल करके यह कहते लगभग भागी। मम्मी, बस छूट जाएगी। तुम्हारा रोज का है ये, कभी तो चैन से बैठकर नाश्ता कर लिया करो। 10 मिनट तो जल्दी उठ जाओ, पर कहाँ, 20 आवाज़ दो तब कहीं जाकर उठती हो। आभा की सुनी सुनाई रोज़ की वही बातें सुनने को किट्टू भला कहाँ रुकती। आंधी तूफान की तरह आगे वह और पीछे आभा। स्कूल बस में उसे चढ़ता देख आभा घर की ओर बढ़ गई। बैठक में खड़े सुशांत ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी में थे। आभा को देखते ही बोले। किट्टू को जल्दी क्यों नहीं उठाती? रोज ही ऐसे भागते हुए जाती है।
सुशांत को बिना कोई जवाब दिए वो उनका टिफ़िन रखने लगी। तभी सुशांत को कुछ याद आया तो वो आभा से बोले, सुनो, आज देर हो जाएगी, शाम की चाय पी लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। यह सुनकर आभा चुप रही तो सुशांत ने दोबारा कहा, चाय पी लेना प्लीज़। पीऊँगी थोड़ी देर में। ओहो, मैं शाम की बात कर रहा हूँ। यह सुनकर आभा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे देख सुशांत ने धीरे से सर हिलाया। वह जानते थे कि आभा शाम की चाय पर उनका इंतज़ार करेगी। जब वह देर से आएगा तो चाय के साथ कुछ उलाना भी परोस देगी। आज तुम्हारी वजह से शाम की चाय भी नहीं पी। इस तयशुदा उलाहने से बचने का वो जितना प्रयास करे पर बच नहीं सकता। ऑफिस से घर आने में भले कितनी भी देर हो, आभा तो उसका इंतज़ार करेगी ही। कभी कभी तो लगता है उसे उलाहना देने में सुख मिलता है। इसी वजह से शाम की चाय से खुद को वंचित रखती है। आभा, देर हो जाएगी, मुझे पहले ही बता रहा हूँ। इस बार सुशांत ने तेज़ आवाज़ में बाकायदा चिताया तो आभा हंस पड़ी और वो भी मुस्कराने पर मजबूर हो गया। अभी अभी कुछ देर पहले दोनों के बीच हुई बहस से पनपी खींच की पौध खाद पानी ना मिलने की स्थिति में सूख गई तो आभा ने एक झटके में उसे उखाड़ फेंका। अब वह अपनी गर्दन को ख़ास आवाज़ में हल्के से झटके के साथ उठाती हुई बोल रही थी, चाय पीऊँगी तो बस तुम्हारे साथ। सब जानता हूँ, मेरे साथ चाय पीना तुम्हारी साजिश का हिस्सा है। हैं? कैसी साजिश? हैरान आभा बोली तो सुशांत ब्रीफकेस पकड़े हाथों को उठाते बोला, मन मन भर बोझ रहता है कि हमारी बेगम बिना चाय के बैठी होंगी, इसी के चलते सीधे घर भागता हूँ। अब ये साजिश नहीं तो और क्या है? तो बुरा क्या है? इस बहाने घर तो जल्दी आते हो। तो मानती हो जानबूझकर देरी नहीं करता हूँ? हाँ, तो मैंने कब कहा कि जानबूझकर देर से आते हो? तो फिर ताना क्यों आता है मेरे हिस्से में? देखो, अब मुझे फंसाओ तो मत। ताना मारना नारी का अधिकार है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तुमने भी तो ताना मारा था। क्या कहा था? मेरी चीज़ों को सुरक्षित मत रखा करो। अरे बाप रे, भूली नहीं? अब क्या याद करके लड़ोगी? जो हुआ भूल भी जाओ। अभी तुम अपनी बात करो, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या? ताना मारना या मेरे साथ चाय पीना? आभा छेड़ने वाले अंदाज में बोली तो सुशांत उसकी तरफ देखकर बोले, तुम्हारा चाय पर देर तक इंतज़ार करना, वहाँ मैं ऑफिस में 2-3 कप सुड़क आता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी तो पीती हूँ तुम्हारे जाने के बाद सुबह की फुर्सती चाय। कितनी फुर्सत होगी तुम्हें जानता हूँ। उसकी कल्पना से परे था फुर्सतिया चाय के घूंट भरती फुर्सत में बैठी उसकी पत्नी। इसीलिए घर की ओर सरसरी नज़र डालता हुआ वह फिर बोला, कितनी बार कहा है कि काम वाली रख लो। अरे काम करने से सेहत अच्छी रहती है। सुशांत आभा की बात पूरी होने से पहले निकल चुका था। वह सुशांत की बातों में छिपे उसकी कंसर्न से अभिभूत देर तक बालकनी में खड़ी सुशांत को जाते देखती रही। कितना अच्छा लगता है पति द्वारा महसूस किया जाना कि उसकी पत्नी खाली नहीं बैठती है। ये घर चलाने में उसका अभूतपूर्व योगदान है, वरना कितने लोग हैं। करती क्या हो घर पर? इस व्यंग शूल से स्त्री के हृदय को भेदते हैं। कुछ देर वहीं रहने के बाद वह वापस कमरे में आई तो लगा तूफान आकर गुजरा हो। कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। ऐसा अस्त व्यस्त घर दिखता था मानो पूरी बारात तैयार हो गई हो। तनाव के उन पलों में सुशांत की कही बात याद आई। जानता हूँ कितनी फुर्सत मिलती है तुम्हें। एक आत्मिक संतोष की अनुभूति हुई। साधारण सी कहीं अतिशय ऊर्जा लेकर आई, पर रोज की तरह वह चाय की प्याली में घुली ऊर्जा का लुत्फ उठाना चाहती थी। इन चंद लम्हों में सब भूल भाल कर खुद को फुर्सती चाय के हवाले करना ज़रूरी था, क्योंकि उसके हलक में उतरे बगैर काम की शुरुआत की कल्पना भी मुश्किल थी। अस्त व्यस्त घर को नज़रअंदाज करती वह सीधी रसोई की ओर गई तो वहाँ सुबह की बनी वो चाय रखी दिखी जो वह रोज़ सुशांत के साथ पीने के लिए बनाती है, पर उसे पी नहीं पाती। बेचैनी होती किट्टू को जगाने की, उसे तैयार करने की, सुशांत के लिए नाश्ता और टिफ़िन बनाने की, सबको सही समय पर उनके गंतव्य की ओर भेजने की। समय पर वस्तुएं हाथ में पकड़ाने की कवायद से फुर्सत नहीं मिलती। कार्य नियोजित करने के बावजूद उसकी दौड़ कुछ कारण से हो ही जाती है।
मसलन किट्टू का बैग यूनिफॉर्म तैयार करने के बावजूद टाई, मोजा, स्कूल बैज, कोई कॉपी किताब या रुमाल रोज ही कुछ न कुछ ढूंढने के लिए तो ज़रूर रहता। सुशांत का वो चश्मा जो उसकी जेब में रखा होता, रुमाल, पर्स, चाबी, डायरी या फिर फाइल ही सही, ढूंढने के लिए उसकी गुहार ज़रूर लगाई जाती। अब ऐसे भागम भाग के माहौल में फिरकी की तरह घूमती, सबकी ज़रूरतों को पूरा करती। आभा अपनी चाय का कप उठाना भूल जाए तो बेहतर है। इस पर चाय पीने की मंशा लिए जो वह चाय की प्याली उठाए रसोई में ले भी आए, तो भी मम्मी आभा की पुकार के बीच 2 घूंट भरना दुश्वार हो जाता है। आभा के मन में एक बार आया, क्यों ना इसे ही गर्म करके पिया जाए। सहसा किट्टू याद आई। किट्टू रखी हुई चाय को दोबारा गर्म होते देख हमेशा चिल्लाकर कहती है, मम्मी रखी चाय मत पियो। ठंडी चाय को गर्म करने पर चाय में घुली शक्कर केमिकल कंपोनेंट से रिएक्शन करके अधिक मात्रा में हाइड्रोलिक एसिड HCl बनाती है, जिससे एसिडिटी लेवल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बढ़ जाता है और नतीजा पेट में तकलीफ। उफ, चुप हो जा किट्टू, अभी फेंक देती हूँ। उसकी इस लंबी बोरिंग व्याख्यान से घबराकर चाय फेंकना बेहतर लगता है। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। रखी हुई चाय हाथ में लेते ही किट्टू सहज याद आई तो प्रतिक्रिया स्वरूप चाय वॉश बेसिन में गिराते हुए उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। अदरक कूटकर चाय के पतीले में डालती आभा का दिमाग घर के उस कोने को ढूंढ रहा था जिसे पकड़कर वो घर की सफाई की शुरुआत करे। गर्म चाय की प्याली लिए आराम कुर्सी में बैठी फुर्सत के घूंट भरती आभा रेडियो पर बजते पुराने 60-70 के दशक के मर्म स्पर्शी संगीत और शब्दों के जादू में डूबती चली गई। घड़ी की टिक टिक और संगीत की लय ताल पर घर को समेटते हुए फैले सामान को उचित नियत स्थान पर पहुंचाती रही। घंटे 1.5 घंटे के भीतर ही घर का कोना कोना व्यवस्थित होकर मुस्कुराने लगा। घर की लौटी आभा को खोई आभा की तल्लीनता को भंग किया कॉलबेल ने। आने वाली की बेताबी का अंदाज़ा अनवरत बजती कॉलबेल से लगाया जा सकता था। आभा ने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसन नंदिता नजर आई। मुस्कुराती हुई अपनी सखी को देख चढ़ी त्योरियां मुस्कान में तब्दील हो गई। इधर नंदिता कुछ हाँफती हुई से उत्साह से लबरेज कह रही थी, ए सुन, जल्दी तैयार हो जा, आज सिल्क हाउस में साड़ियों की सेल लगी है, वो भी फ्लैट 50। उसने दोबारा फ्लैट 50 ऐसे कहा मानो सोने के दाम 80 के दशक में पहुंच गए हों। क्या तू भी सुबह सुबह खर्चे की बात। अरे मेरी जान, खर्चे की नहीं बचत की बात है ये। फ्लैट 50, सोच जरा। नंदिता आभा के कंधे पर हाथ रखते हुए फुसफुसाई तो आभा दोनों हाथों को हिलाते हुए लगभग बिदकी। ना, मुझे नहीं जाना है। सिल्क हाउस तो बहुत एक्सपेंसिव है, उसका 50 भी बहुत है, और तू तो ऐसे कह रही है इसे मुफ्त हो। यार गजब है तू भी। मैं तो यह सोचकर आई थी कि खुशी से उछल पड़ेगी, पर तू तो मेरे एक्साइटमेंट में जग भर पानी, वो भी बर्फ का उड़ेल रही है। कितनी अच्छी खबर लाई हूँ और तुम होगी अगर मगर के बेसुरे गीत गाए जा रही हो। सोचो आभा रानी, सेल वो भी 50, उस पर सिल्क हाउस, कभी सुना है? कितना एक्सपेंसिव स्टफ होता है वहाँ का। सेल में खरीद कर ही मन की मुराद पूरी की जा सकती है, वरना मैं तो प्राइस टैग देखकर ठंडी सांसें लेकर आगे बढ़ जाती थी। हमारा हाथी भी 1.25 लाख का। आभा बुदबुदाई तो वह आभा को दुगने जोशो खरोश से मनाने में जुट गई। चलना, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, उसे मिस करना बेवकूफ़ी है। और अभी तो पेपर में ऐड भी नहीं आया है। जिस दिन ऐड आएगा देखना कैसी भीड़ लगेगी, मुझे तो अंदर से खबर मिली है। नंदिता धीमे से ऐसे बोली मानो किसी प्रॉपर्टी के दाम घटने बढ़ने की खुफिया जानकारी निकाल कर लाई हो। सहेली को अब भी पसोपेश में देख वो फिर बोली, अब इतना भी मत सोच आभा, जल्दी से तैयार हो जा, सुबह सुबह निकलेंगे, नहीं तो सारा फ्रेश स्टॉक निकल जाएगा। इस वक्त उसने अपने दोस्ताना हक का इस्तेमाल करते तेज़ आवाज़ में फरमान सा सुनाया। कोई और होता तो झट से घर पर ताला जड़कर उत्साह से लबरेज चल देता, पर वह तो अब भी उलझन में पड़ी सोच रही थी। किट्टू की 3 महीने की फीस, घर की किस्त, ननद की जेठानी की बेटी की शादी, और हाँ इस बार तो क्या सोचने लगी तुम? देख ननीता, आज यूँ अचानक निकलना तो बहुत मुश्किल है, फिर कुछ खरीदना भी तो नहीं है। हेलो जी,
इनकी गाड़ी वहीं अटकी पड़ी है। नहीं लेना तो मत ले, कोई ज़बरदस्ती है क्या? पर आंखें तो सेक चल के, आखिर आत्मिक सुख की अनुभूति भी कुछ है या कि नहीं? क्या पता तेरे दिल को कुछ भा ही जाए। ना ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। साड़ियों से अलमारियां ठसी पड़ी हैं। बेचैनी से आभा ने कहा तो नंदिता धीरे से बोली, वो तो मेरी भी ठसी हैं, पर ज़रा सोच, एक बस यात्रियों से कितनी भी भरी हो, पर कंडक्टर की जगह तो खाली होती है ना। सोच, एक जमा नई साड़ी तेरी 2500 साड़ियों से भरी इस बेरौनक सी बूढ़ी पुरानी अलमारी को अपने जलवे से कैसे जवान कर देगी। इस बार आभा हंसे बगैर नहीं रह पाई। क्या बोलती है तू नंदिनी? कुछ भी। अरे सच बोल रही हूँ। एक नई साड़ी अलमारी के कोने कोने को रौनक से भर देती है। जिस बेनूर अलमारी को हम हफ्तों हाथ नहीं लगाते, उसे दिन में 10 बार खोलने को मन करता है। साड़ी को पहनने से ज़्यादा तो उसे पहनने की कल्पना मन को गुदगुदा जाती है। हाय, सोच कितना सुकून मिलेगा नई साड़ी को घर लाकर। आभा ठंडी सांसें भरती अपनी सहेली के नाटकीय अंदाज और उसके फैलते सिकुड़ते हाथों को देखकर मुस्करा रही थी। नंदिता अभी भी नाटकीयता से कह रही थी, एक और फ़ायदा सुन, नई साड़ी से हम थोड़ा सामाजिक हो जाते हैं। ओह, वह कैसे? आभा ने मजाक में अपने मन को बहलाने की गरज से पूछा तो वो मस्ती से भरकर बोली, देख, नई साड़ी को पहनने के चक्कर में हम सामाजिक अवसरों की तलाश में रहते हैं। शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन, मुंडन हो या छेदन, शादी पूजा कुछ भी हो, उस खुशनुमा दिन हम अपनी पहनी साड़ी और चेहरे का तेज उत्सव में चार चांद लगा जाता है। 100 बात की एक बात, नई साड़ी से हमारा सामाजिक दायरा बढ़ता है भाई। अरे बस कर, तू तो किट्टू से भी 10 हाथ आगे है। 1 घंटा दे मुझे, नहा तो लूँ। अंततः आभा ने हथियार डाले तो उसने पक्के सौदेबाज की तरह कहा, ना ना, 1 घंटा नहीं, बस आधा घंटा दे रही हूँ, जल्दी जल्दी निपटा सब। अच्छा चलो, मैं पौने घंटे में आती हूँ। धारा प्रवाह उत्साहपूर्ण बोलती, चिर परिचित चुहलबाजी और प्रिय सहेली की जिद के आगे ना जाने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। कुछ ही देर में आभा सोचने लगी, अच्छा ही है जो वह जा रही है, ना जाती तो एक कसक भी मन में ठहर जाती। फिर कौन सा वह अपने लिए साड़ी लेने जा रही है? साड़ियाँ देखेगी, मन बहलाएगी और वापस आ जाएगी। दुकानदार उसे मुफ्त में तो साड़ी पकड़ाएगा नहीं और खुद वह अपने हाथ से पर्स खोलने से रही। अनेक विचारों के प्रवाह में बहती एक बार ये तक निश्चय कर गई कि वह ज़्यादा पैसे लेकर ना ही जाए, मन पर लगाम रहेगी। पर दूसरे ही पल मन ने धिक्कारा, इतना ही विश्वास है खुद पर, कहीं बाहर निकलना तो पैसे तो पास होने ही चाहिए। खर्च करना नहीं करना तो खुद के विवेक पर निर्भर है। रही बात नंदिता की, तो वो तो है ही जल्दबाज और फिजूल खर्च, पर वह तो समझदार है। क्या इतना भी भरोसा है नहीं है उसे खुद पर? किफ़ायत से घर चलाना सबके बस की बात नहीं है। वो ज़रूरी और गैर ज़रूरी के खर्च के बीच फ़र्क करना जानती है। उसके इस गुण के तो सुशांत भी कायल है। मन में उठने वाले तरह तरह के सवालों के खुद ही जवाब देती हुई वह जाने के लिए तैयार होती रही। ठीक 11:30 बजे वे दोनों सिल्क हाउस के बाहर खड़ी थीं, जहाँ नंदिता का मन ये सोचकर धड़क रहा था कि आज वो किसे ले जाएगी। वहीं आभा का मन इस सोच से धड़क रहा था कि कहीं उसका जी किसी मनमोहिनी पर डोल गया तो। बड़ी मेहनत से बढ़ते खर्चे पर लगाम लगा रखी थी। खर्चे दिमाग में घूम रहे थे, किट्टू की फीस, ननद की जेठानी की बेटी की शादी, और चेहरे पर अजब सा तनाव था। यूं लग रहा था कहीं लोभ के दलदल में फंसकर अपने संयम को कलुषित ना कर ले। नहीं नहीं, कैसे भी हो काजल की कोठरी से बिना दाग के निकलना ही होगा। अरे क्या सोच रही है, चल ना। शोरूम के बाहर खड़ी हुई खोई सी आभा को उसने भीतर चलने के लिए खींचा। अपनी उतावली सहेली को देखकर वो उसे बेवकूफ़ और खुद को सयाना समझ रही थी। इतनी सुंदर साड़ियाँ तो बस देखकर ही मन बहलाने के लिए हैं, पैसे खर्च कर घर ले जाने के लिए नहीं। वह एक पल प्रस्तर की भांति अपने मजबूत इरादों को कायम करती, फिर हल्की हवा के झोंकों से इरादे कुछ हिल जाते तो अगले पल विचारती, इतनी महंगी साड़ियाँ खरीदना उचित नहीं, पर इसका अर्थ ये थोड़े ही है कि वो देखने का मोह भी त्याग दे। आते जाते विचारों को परे धकेलती वह शोरूम में प्रवेश कर गई।
अंदर रंग बिरंगी एक से बढ़कर एक साड़ियाँ थीं, वो भी 50% फ्लैट। नंदिता ने एक किनारे से शुरुआत की और जल्दी से जल्दी करीब 20-25 साड़ियाँ अपने कब्जे में यूं ली मानो वो सब की सब उसकी अमानत हो, और अमानत को दूसरों की खयानत से बचाना ही उसका एकमात्र उद्देश्य हो। सेल्समैन के हाव भाव से जाहिर था कि वह इस माया मोह को अच्छी प्रकार से समझ बूझ रहा है। वो जानता है कि इन भारी भरकम गड्डियों में से 2-4 चुन ली जाएं तो बहुत है। उसके चेहरे की मुस्कान और धैर्य उसके मजे हुए सेल्समैन होने का सबूत थे। वहाँ उन दोनों के अलावा 10-12 औरतें और थीं। अब वह हैरान थी कि सेल्स शुरू होने की इतनी गोपनीय खबर इन तक कैसे पहुंची होगी। अर्जुन के तीर सी नंदिता की आंखों का निशाना सबसे अच्छी साड़ियों पर लगा था। वहीं आभा इधर उधर देखती हुई औरतों की पसंद की का जायजा ले रही थी। आभा, कुछ तू भी बता, कौन सी लूं? नंदिता ने टोका तो वह लापरवाही से नजर डालते बोली, हाँ हाँ सब अच्छी हैं, देख जरा ढंग से, और हाँ पतियों की भाषा तो बोल ही मत, सच बता कौन कौन सी निकालूं? अरे सारी तो चुनी हुई एक से बढ़कर एक है, अपना बजट देखकर कोई भी ले लो। अरे ऐसे कैसे कोई भी ले लूँगी, ढंग से बताओ सबसे अलग और सुंदर कौन सी है? ये तो कहना बहुत मुश्किल है यार। अच्छा चल तू छांट तो सबसे अलग और एक नज़र में सुंदर लगे उसे पहले निकाल ले, फिर मैं उसमें से चुनने में मदद कर दूंगी। वैसे ये देख, आसमानी वाली अच्छी है। नंदिता के पास रखी चुनी साड़ियों में से उसने एक निकाली। ये रंग मेरे पास है, नंदिता ने कुछ मायूसी से कहा तो उसने दूसरी साड़ी की ओर इशारा किया। ये गुलाबी? आभा, इसका बॉर्डर कुछ चौड़ा नहीं है। ये पीली वाली, इसका तो बॉर्डर भी चौड़ा नहीं है और पल्लू पर सुनहरी जरी खिल रही है। हाँ है तो अच्छी, पूरी खुलवा कर देखो, लगता है बूटियाँ बहुत थोड़ी हैं, पूरी साड़ी पर होती तो मज़ा आ जाता। कहते हुए नंदिता ने आंचल अपने कंधे पर फैलाया, तभी नज़र किसी और साड़ी पर जा टिकी। ये कैसी है? धानी रंग की अमिया बूटियों की साड़ी उसके हाथ में थी। सेल्समैन नंदिता के झुकाव को भांप गया था। उसकी पसंद को सलाम ठोकते हुए वह उस खास साड़ी की खासियत के पुलिंदों की गठरी खोलकर बैठा। मैडम, क्या गजब का सिलेक्शन है आपका, मान गया ये डिज़ाइनर साड़ी है। ऐसी 2 ही आई थी, एक तो फ्रेश में निकल गई और ये किसी कस्टमर ने रखवाई थी, यहाँ शायद गलती से आ गई। उसकी बात पर नंदिता कुछ मायूस हुई तो उसके चेहरे को देखता हुआ बोला, रुकिए मैं पूछता हूँ। क्या कहते हुए वह काउंटर की ओर बढ़ा। वशीभूत सी एक टक साड़ी को निहारती नंदिता ने झट वो साड़ी हाथों में दबा ली। इधर उसकी हरकत से आभा समझ गई कि सेल्समैन का प्रभाव नंदिता पर पड़ चुका है। ये साड़ी तो सखी के खाते में गई समझो। इधर वो नंदिता की हालत देखकर धीमे से हंसी। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो अभी कुछ पल में उसके बच्चे का रिजल्ट आउट होने वाला हो। जब सेल्समैन ने खुशखबरी दी, कस्टमर को दिया समय निकल गया है, आप इसे ले सकती हैं, नंदिता की सांस में सांस आई। तभी साड़ियों के ढेर में नीचे से झांकती नारंगी और रानी रंग की साड़ी को आभा ने खींचा। सेल्समैन से इशारे से उसे खोलने को कहा तो वो बोला, बड़ी बेहतरीन साड़ी है, अगर पसंद है तो छोड़िए मत, फ़ोटो देखिए। उसने ड्रॉअर से एक फ़ोटो दिखाते हुए पूछा, ज़रा पहचानिए इनको, साउथ की हीरोइन है, इनके लिए स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई थी, ध्यान से देखिए, यही साड़ी पहनी है। यही साड़ी? नंदिता विस्मय से फ़ोटो को देखती बोली तो उसने सफाई दी, अरे मतलब उस जैसी दूसरी है ये। अरे हाँ रे आभा, देख तो, अब बता ये या ये वो? नंदिता फिर कंफ्यूज दिखी। उसे साड़ी सिलेक्शन में समय लगता देख वो उठ खड़ी हुई और एक सरसरी नज़र चारों ओर घुमाई दरवाजे के पास लगी मेनी क्वींस पर, जो नज़र टिकी तो टिकी ही रह गई। पता नहीं मेनी क्वींस सुंदर थी या मेनी क्वीन को पहनाई गई साड़ी। दिल से एक आह निकली। मेनी क्वीन को मात देती ऐसी स्वयं की कल्पना के वशीभूत उसने साड़ी के पल्लू को कंधे पर डालकर आत्ममुग्ध हो स्वयं की प्रशंसा की। न चाहते हुए भी मन को भा गई साड़ी पर तुरंत ही खुद पर काबू करते हुए मन को समझाया, ऐसी भी सुंदर नहीं है साड़ी। उसने खुद को मजबूत किया पर मन ऐसा ढीठ हो गया था कि उसे काबू करना मुश्किल था।
हंस के वो उसकी चुगली किए ही जा रहा था। आभा रानी को भा गई ये साड़ी। क्या रंग है ये? उसने दिमाग पर जोर डाला। हाँ हाँ, फालसाई रंग, जिस पर सिल्वर जामदानी पल्लू और पल्लू पर छोटी छोटी अमियाँ। ताज्जुब है, इतनी सुंदर साड़ी और किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? देखी तो सबने होगी ही, पर दिल चुराया उसने आभा का ही। कमबख्त फालसाई साड़ी। वो जितना उससे दूर रहने का प्रयास करती, फालसाई साड़ी पर खिलती चांदनी सी बूटियाँ चुंबक बनकर उसे अपने करीब खींच लेती और वह खींची चली जाती। फालसाई साड़ी को खुद पर भारी पड़ते देख वो मन को समझाने लगी कि सुंदरता साड़ी की नहीं, मैनी क्वींस की है। फालसाई साड़ी में सजी मैनी क्वीन थी तो कुछ बात, वरना इस मुई मैनी क्वीन पर उसकी नज़रें यूं दृष्ट ना होती। इन्हें कितना भी भटकाने का प्रयास करो, घूमकर वहीं जा अटकती। ध्यान भटकाने की सारी कोशिशें नाकाम थीं। मैनी क्वीन पर टिकी नज़रें आहिस्ता आहिस्ता जामदानी आंचल पर रह रहकर फिसलती। एक बार की लगा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। आभा पर छाते फालसाई सुरूर को सेल्समैन भाप गया था। अपनी अनुभवी नज़रों का फ़ायदा उठाते हुए बोला, आप पर बहुत खिलेगा ये रंग। नंदिता वहीं से बोली, तू भी ले ले, इतना मत सोच। सुख सागर में गोते लगाती नंदिता दूर से निहारती आभा को दरिया में उतरने का सा आमंत्रण देने लगी तो वह घबराकर बोली, ना ना, मुझे नहीं चाहिए। वह जानती थी सम्मोहनवश जो एक बार कदम बढ़ा तो पीछे लौटना मुश्किल साबित होगा, साथ ही डूबने का तो पूरा का पूरा खतरा। क्या यार, तू भी बड़ी जिद्दी है। नंदिता ने उलाहना दिया तो बोली, तू समझती नहीं है, बहुत साड़ियाँ अब तो हैंगर भी कम पड़ गए हैं। तेरी मर्जी। आभा को टस से मस ना होते देख वो फिर साड़ियों में लग गई। बेवजह आभा की बातों से हतोत्साहित वो नहीं होना चाहती थी। नंदिता को व्यस्त देखकर आभा आगे बढ़ गई। शोरूम में लगातार बढ़ती भीड़ में गुम सी वह औरतों के उत्साह और चहक को देखती महसूस कर रही थी। साड़ियों को देखती परखती उत्साह से लबरेज औरतों के हाव भाव देखने वाले थे। उन्हीं को नोटिस करती वह अजूबा सी निर्लिप्त खड़ी थी। पर इसी बीच चुंबक की तरह वह बार बार मैनी क्वीन के पास जाकर खड़ी हो जाती थी। एक बार को लगा कि उसके धैर्य और संयम की परख कर रही है वह। उस साड़ी के सम्मोहन के आगे सारे संकट ध्वस्त हो जाएंगे। जाने वह फालसाई साड़ी की सम्मोहिनी छवि थी या मैनी क्वीन की मनमोहिनी सूरत जिसके वशीभूत वह गहरे डूबती, बस डूबती ही चली जा रही थी कि अचानक आवाज आई, आपको पसंद हो तो निकलवा दें। सेल्समैन की लुभावनी बातों को समझती संभालती आभा ने चौंक कर जामदानी आंचल को छोड़ दिया, फिर हंसकर बोली, नहीं, रहने दीजिए, ये साड़ी मैनी क्वीन पर ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसके कहते ही सेल्समैन मुस्कुरा भर दिया। उधर नंदिता देखी परखी 4 साड़ियों पर सेल्समैन और आभा की पसंद की मुहर लगवाकर शोरूम से बाहर आ गई थी। वो खुश थी, बेहद खुश, मानो दुनिया की नायाब चुनिंदा साड़ियों में से कुछ उसके हिस्से में आ गई हों। उसके हिस्से का दिन साड़ी के शोरूम में सफल हो चुका था। संतुष्ट आभा भी थी। आखिरकार खुद पर कंट्रोल करके उसने समझदारी का परिचय दिया। आखिर वो फिजूल खर्च कर अलमारी में टांगने को साड़ी क्यों कर उठा लाती, जो 1-2 बार उसके बदन से लिपट कर हैंगर में उपेक्षित सी यूं ही टंगी अपनी बारी आने का महीनों इंतज़ार करती रहती। शोरूम से घर आते आते जाने क्यों आभा का आत्मविश्वास कमज़ोर सा पड़ने लगा। मन कुछ उदास था चेहरे की, जैसे आभा मलिन हो गई थी। दिन फीका फीका सा लगने लगा। हाँ, ऐसा लगा कि वो कुछ पीछे छोड़ आई है। कायदा तो यही कहता था कि उसे प्रसन्न रहना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। उसने अपने मन पर काबू पा लिया था, पर वो खिन्न थी, गुस्से में भुनभुना रही थी। पर क्यों? इस नंदिता की बच्ची ने पूरा दिन खराब कर दिया। आज किट्टू के लिए केक बनाना था, वो भी नहीं बना पाई। कपड़े की अलमारी ठीक करनी थी, नहीं कर पाई। सुशांत घर आए तो देखा आभा साड़ियों वाली अलमारी खोले ना पहनी जाने वाली साड़ियां छांटकर एक और रख रही थी। सुशांत को देख वो फैली साड़ियां वहीं छोड़कर उठ गई।
पूरे दिन का ब्यौरा सिलेवार देने के साथ साथ नंदिता को कोसने में ज़रा भी कोताही नहीं दिखाई। वहाँ खड़ी उन औरतों का तो जमकर मजाक उड़ाया जो सेल के नाम पर खुद को लुटवा आई थीं। ओहो, अब ठीक है, विंडो शॉपिंग से टाइम पास हो गया तुम्हारा। कभी कभी अपने आप बाहर निकलना भी चाहिए। तुमने कुछ क्यों नहीं खरीदा? उसकी दुखती रग पर ज्यों ही हाथ पड़ा मन में टीस उभर आई, पर शीघ्र ही वह मुस्कुराते उसे झेल गई। अरे नारे बाबा, नंदिता का बस चलता तो कुछ न कुछ खरीदवा ही लेती। और वो सेल्समैन, वो तो मैनी क्वीन की साड़ी उतरवा कर मुझे ही थमा देता। जानते हो, पीछे ही पड़ गया था। बोल रहा था ये फालसाई रंग मुझ पर बहुत फबेगा। फालसाई रंग। सुशांत ने ठुड्डी पर उंगली रखकर कुछ याद करने और विचारने का स्वांग किया तो आभा ने घूर कर उसे देखा। उसके देखने पर सुशांत हंस पड़े, फिर उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोले, अरे यार, इतनी दूर गई थी तो ले लेती एक साड़ी। सुशांत के भीगे शब्दों की फुहार मरहम सी लगी। मन भीगा तो भाव अंकुरित हो शब्दों में फूट पड़े। सच कहूँ सुशांत, एक बार तो मन डोल ही गया था। फिर सोचा कि साड़ी की दुकान है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो मन को भाएगा ही। काजल की कोठरी से कोरा निकलना क्या आसान है। साड़ी ना खरीदने के लिए मन को बांधने की कोशिश में आसक्ति का एक दाग जो मन पर लग जाए तो कौन सी बड़ी बात है। फिर मैनी क्वीन को पहनाते ही इसीलिए हैं कि सादर सी साड़ी भी सुंदर लगे। आभा की बात पर सुशांत चुप रहे। कुछ पल की चुप्पी के बाद आभा फिर बोली, तुम्हें याद है ज्योति की शादी में उसकी बहन की देवरानी ने एक फालसाई रंग की साड़ी पहनी थी, जो शोरूम वाली फालसाई साड़ी थी ना? बिल्कुल कुछ कुछ वैसी ही थी। वो साड़ी तुम्हें बहुत अच्छी लगी ना? सुशांत के पूछने पर वह झट से बोली, अरे ऐसी भी कोई अच्छी नहीं थी। वो तो ज्योति की बहन की देवरानी साड़ी की याद दिला गई। वैसी ही थी इसीलिए ध्यान आ गया और कह दिया। लेकिन मुझे लगता है वो प्लेन थी, पर इसमें बूटियां हैं और पल्ला जामावार, प्योर सिल्क। वैसे भी सिल्क हाउस के सिल्क की बात ही अलग है। सुशांत बिना किसी प्रतिक्रिया के कपड़े बदलने चले गए और वह ज्योति की दीदी की देवरानी की उस फालसाई साड़ी में खो गई। स्मृतियों में डूबी मौन आभा के चेहरे को सुशांत की आंखें टटोलती रहीं। तुम्हें साड़ी इतनी पसंद आई फिर भी खुद को रोक लिया। अमूमन ऐसे मामलों में खुद पर नियंत्रण करना औरतों के वश में कहाँ है। सुशांत की आवाज़ पर आभा चौंक गई, फिर संभल कर बोली, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तुम जो हर महीने पूरी तनख्वाह लाकर इन्हीं हाथों पर रख देते हो, क्या यूं ही उसे फिजूल खर्च कर दूं? अच्छी लगने को तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, तो क्या सभी घर पर उठा लाएं? सुशांत के चेहरे को प्यार से देखती हुई बोली, बहुत साड़ियाँ हैं मेरे पास, ऐसे में एक और लाकर टांग दूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सेल में है। कहाँ की समझदारी है बोलो? सुशांत के मुंह से निकला ही था कि आभा का सोया आत्मविश्वास फिर जागा। वह अपने शौर्य को बढ़ चढ़कर बताने लगी, उस नंदिता का बस चलता तो मैनी क्वीन से साड़ियाँ उतरवा कर मेरे पर्स से पैसे निकलवा ही देती। मुझे भी लगने लगा था कि उस फालसाई साड़ी के जादू से बचने वाली नहीं हूँ, पर बाद में मेरा सेल्फ कॉन्शियस जाग ही गया। बोलते हुए उसके चेहरे की बुझी आभा एक बार फिर दीप्त हो गई। उसके विजयी अंदाज से प्रभावित सुशांत बोले, चलो अच्छा हुआ जो नहीं खरीदी, वरना मन पर बोझ रहता। तुम्हारे जैसा सेल्फ कंट्रोल सब में कहाँ है? कहाँ तो साड़ियों के बोझ से अलमारी की रॉड झुक जाती है, लेकिन औरतों का मन नहीं भरता। सुशांत की बात पर आभा के चेहरे पर जितनी मुश्किल से हंसी आई, उतनी आसानी से वो गायब भी हो गई। आभा, चाय पिला दो, और हाँ, कुछ खाने को लेती आना। जब से आया हूँ साड़ियों के जलवे सुन रहा हूँ। सुशांत के कहते ही आभा ग्लानि से भर उठी। अरे हाँ, अभी लाई, बस 10 मिनट। और कहते हुए जल्दी जल्दी साड़ियों को समेटती सोचने लगी, कितने दिन हो गए इनको पहने हुए, कुछ तो पहनी भी नहीं जाएंगी। उन्हें एक कपड़े में बांध कर रखना पड़ेगा, कम से कम अलमारी में जगह तो बनेगी। वातावरण में एक अपरिचित सी ऊब छा गई थी। रसोई में जाकर चाय का पतीला उठाया ही था कि जामदानी आंचल आंखों के सामने लहरा गया। पैसे तो खर्च नहीं हुए, पर मन का चैन खर्च हो गया।
छोड़ आई अपनी सुकूनी जमा पूंजी वही शोरूम के दरवाजे पर लगी मैनी क्वीन के पास। बस बहुत हुआ, ये सब अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। भाड़ में गई फालसाई साड़ी, अच्छा किया जो नहीं खरीदा। मम्मी भूख लगी है। किट्टू की आवाज़ ने सन्नाटे को भंग किया। बस अभी लाई। कहते हुए उसने जल्दी से पोहे बनाए प्लेट में डालकर लाई तो देखा किट्टू उसके मोबाइल की पिक्चर गैलरी देख रही थी। मम्मी ऐसी साड़ी तो सुष्मिता सेन ने पहनी है। किट्टू की नज़रें मोबाइल पर खींची गई उसी साड़ी पर टिकी थी जिसकी फ़ोटो वह चुपके से खींचकर लाई थी। कितनी बार कहा है बिना मेरे पूछे मेरे फ़ोन को हाथ मत लगाया कर। आवा ने डांट कर मोबाइल उसके हाथ से ले लिया और फिर ठंडी सांस भरकर रसोई में जुट गई। रात को काम निपटाकर वह कमरे में गई जहां रोज़ की तरह किट्टू मेज़ पर किताबें फैलाए बैठी थी। वहीं दूसरी तरफ सुशांत कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़रें गड़ाए बैठे थे। बिखरी फाइलों को देख लग रहा था कि रात देर तक काम करेंगे। सुबह का अलार्म लगाने के लिए मोबाइल उठाया तो फालसाई साड़ी में लिपटी मिनी क्वीन को देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाई। मिनी क्वीन पर लिपटी साड़ी का जामदानी आंचल दूर तक लहराता देखती रही। जैसा उसने नज़र उठाई तो सुशांत को फाइलों में डूबे पाया। उन्हें देख ढेर सारा प्यार उमड़ आया। एक बार फिर मन में भाव उमड़े, इतनी मेहनत किसके लिए? उसके और किट्टू के लिए ही तो ना। ना, इनकी मेहनत के पसीने से सिंचित कमाई वो फिजूल खर्च में उड़ा दे। पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ उसने मोबाइल बंद किया। किट्टू पढ़ रही थी इसलिए जागना ज़रूरी था। आबा को नींद में देखकर सुशांत ने कहा, मैं अभी जागूंगा, तुम सो जाओ, मैं देख लूँगा। सुशांत के आश्वासन देने पर वह सो गई। सुबह किट्टू की किताबें सुशांत की फाइलें सब फैली मिली। उनको समेट कर सुबह की चाय बनाई और दिनों की तरह उसके हिस्से की चाय वहीं रखी रही। सबको भेजने के बाद चाय और अखबार उठाया तो दूसरे पेज पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सिल्क हाउस में सेल फ्लैट 50। आज खबर आम हो गई थी। मन पछताए बिना नहीं रह सका। ओह, आज तो साड़ी ज़रूर निकल जाएगी। चाय हमेशा की तरह वॉश बेसिन में उड़ेली। ताज़ी फुर्सती चाय में न स्वाद था न चैन। ऊर्जा के अभाव में घर का काम बोझा सा मालूम हुआ। ऐसे में कोई कोना नहीं दिखाई दिया जिससे सफाई की शुरुआत की जाए। केक बनाने के लिए मैदा निकाला, फिर वापस रख दिया। अलमारी ठीक करने के लिए बैठी तो एक एक करके रखी साड़ियों को निकालती चली गई। कुछ को मलमल के कपड़े में बांधा, कुछ को सूती दुपट्टे में लपेटकर अलमारी के सबसे ऊपर के खाने में सहेज दिया। अलमारी खाली थी, कुछ कुछ उसके मन जैसी। शाम को सुशांत आए तो अलमारी में खाली जगह देखकर उत्साहित हो गए। वाह, मेरे लिए जगह है। आज बराबरी की बात की है तुमने, थैंक्स। आधे में मेरे कपड़े, आधे में तुम्हारे। पिछले 2 दिन की व्यस्तता में वह आज अपेक्षाकृत प्रसन्न लगे। शनिवार आने में 2 दिन रह गए थे। वीकेंड आते आते अक्सर सुशांत ऐसे ही रिलैक्स हो जाते हैं। मम्मी, इस वीकेंड हम क्या करेंगे? जवाब में सुशांत बोले, रिलैक्स करेंगे। क्या सुशांत, हफ्ते में यही 2 दिन तो होते हैं, उसमें भी घर पर आराम। आभा नाखुश थी। सुशांत धीमे से बोले, इस हफ्ते बहुत वर्कलोड रहा, मैं आराम करना चाहता हूँ, कहीं आने जाने का ज़रा भी मन नहीं है। जैसी आपकी मर्ज़ी। आभा की रजामंदी में नाराज़गी थी। किट्टू ने प्रतिवाद किया तो आभा ने उसे डांट दिया। हालांकि बाद में किट्टू को देख उसे दुख हुआ। सुशांत पर गुस्सा आया। सच तो था, सुशांत अब पहले जैसे नहीं रहे। कहीं आने जाने में उनको उत्साह नहीं होता। मम्मी, पापा को चाय चाहिए। अरे, मैंने तो आधे घंटे पहले ही चाय रख दी थी, देखी नहीं क्या? ओ, ध्यान नहीं गया मेरा, इसे गर्म कर दो। सुशांत की बात पर किट्टू झट से बोली, ना पापा, ये ठंडी हो गई है। रखी चाय शुगर में मिली सल्फर से। किट्टू का चाय का राग खत्म होता इससे पहले ही आभा उसे वॉश बेसिन में गिरा आई थी और निर्लिप्त भाव से खौलते पानी को खदबदाते देखती रही। सुशांत आज भी ऑफिस का काम घर ले आए थे। वह मौन धारण किए रही तो किट्टू भी पड़ी फटकार और नाराज़गी से सबक लेते हुए चुप चुप सी रही। मुझे कल से ऑफिस में देरी होगी,
अगले हफ्ते क्लोजिंग है, एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। के अलावा आभा ने कोई और बात न करते हुए रोज का काम खत्म किया। कोई नया काम नहीं निकाला। 2 और बोझिल दिन ऐसे ही निकल गए। ख्यालों में बसी फालसाई रंग की साड़ी का रंग अब फीका पड़ गया था। शनिवार की शाम नंदिता का फ़ोन आया। वो चहक रही थी। आभा, मेरी साड़ियाँ फाल लगकर आ गई हैं, सबको बहुत पसंद आई, खासकर वो गुलाबी साड़ी। सब उस पर नज़र लगा रहे हैं। सच बड़ी स्मार्ट शॉपिंग हुई उस दिन। निष्प्रिय भाव से सुनती आभा को नंदिता ने टोका। क्या हुआ, कुछ बोल ना। सच में तूने बड़ी गलती की, एक साड़ी ले लेती। खैर कोई बात नहीं, फिर सही। नंदिता के बोलते ही फालसाई साड़ी का जामदानी पल्लू और बूटियां जुगनुओं की तरह एक बार फिर आंखों के सामने जगमगा गईं। तुम सुन रही हो ना, तुमसे कुछ कह रही हूँ। अरे हाँ सुन, मैं तो ओकेजन का वेट कर रही हूँ। सुन नंदिनी, सुशांत आ गए हैं, मैं कल बात करूँगी। कहते उसने फ़ोन रखा तो सुशांत की आवाज़ आई। अरे भाई कुछ चाय वाय पिलाओ यार। और हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा, इस शनिवार को बिजनेस एसोसिएट्स की पार्टी है। बेस्ट एम्प्लॉय के लिए नाम नॉमिनेट हुआ है। तुम्हें पिछले हफ्ते बताया तो था, तुम्हें याद भी नहीं दिलाया। आभा को अपनी ओर ताकते देख पूछा तो वह कुछ सकुचाती सी बोली। हे भगवान, कैसे भूल गई आज का शुभ दिन। परसों से वो कैसे बुझी बुझी सी रही, ठीक से बात भी नहीं की किसी से। याद कर मन ग्लानि से भर गया। अपने तल्ख व्यवहार पर कुछ शर्मिंदा सी वह सफाई दे रही थी। मैं भूल गई माना, पर आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए। अरे अब कल तक दम मारने की फुर्सत किसे थी। आज ऑफिस गया तो सब हंस रहे थे कि मैं तो गेस्ट हूँ और काम करने चला आया। सुशांत के कहते उसके भीतर कुछ पिघलता सा चला गया। सुशांत के ऊपर सहसा ढेर सारा प्यार उमड़ा। काम में डूबा पति अपने सबसे खास दिन को भी भूल गया और यहाँ वो अपनी फालसाई साड़ी को नहीं भुला पाई। 2 दिनों से उदासीनता दिखाते हुए किसी से ढंग से बात भी नहीं की। किट्टू उत्साहपूर्वक तैयार होने चली गई। वह क्या पहने ये विकट प्रश्न मुंह बाएं आभा के सामने खड़ा था। कबर्ड खुला था पर उसका ध्यान किसी साड़ी पर केंद्रित नहीं हो पा रहा था। एक आध निकाली पर ऊब से फिर पटक दी। क्या पहनूं ये सोचते हुए कितनी साड़ियों को उलट पलट दिया। फिर 2-3 निकाल कर सुशांत के पास चली आई। ज़रा बताओ तो इनमें से कौन सी पहनूं। सुशांत ने उछले प्रश्न को, कोई भी, तुम पर तो सब अच्छी लगती हैं। इस जवाब के साथ समस्या वापस उसके पाले में धकेल दी। तुमसे तो पूछना ही बेकार है, कहकर अपना गांव लिए वह बाथरूम में घुस गई। शावर के नीचे खड़ी वह पानी की धार में अपनी कश्मकश बहाती रही। अजीब है, सुशांत आज का दिन भूल गए। पहले बताते तो वो ढंग से तैयारी कर लेती, क्या पहनना ये तय करती। कोई भी पहनो, ये शब्द उसके प्रति उपेक्षा दर्शाते हैं। बदल गए हैं सुशांत। अरे भाई जल्दी निकलो। हाँ हाँ आई। नहाकर जल्दी से बाहर आई तो बिस्तर पर पड़ी तीनों साड़ियों को सांस भरकर देखा। बासी ठंडी चाय सी बेस्वाद साड़ियाँ। कुड़कर एक बार और अलमारी खोली तो दृष्टि एक कोने में चिपक सी गई। सभी साड़ियाँ एक ओर सरकी थीं और लगभग आधी अलमारी में वो महारानी की तरह अकेली टंगी थी। दिल धड़क गया था आभा का, यूं लगा सपना देखा हो। छूकर देखा तो वही रेशमी एहसास, जामदानी बॉर्डर पर रची बसी अमिया की बूटियाँ। मंत्र मुग्ध सी वह उसे निहारते हाथों से यूं छूने लगी मानो वह सपना हो और भय हो कि कहीं वह छिटक कर गायब न हो जाए। एक सिहरन सी हुई। गीले बालों को एक ओर करते हुए सुशांत के होंठ उसके कंधे पर चुंबन लेते फुसफुसा रहे थे। वही है ना, कोई और तो नहीं उठा लाया। बदन की तरह मन भी कुछ गीला गीला, कुछ महका सा हो आया था। भाव भीनी छुओं से वह कपकपा सी गई तो हाथ साड़ी से हट गया। वह सुशांत के गले लग गई। ये तो वही है, पर यहाँ कैसे। सुशांत ने उसकी सांसों के उतार चढ़ाव को मुग्ध आंखों से निहारते कहा, अपनी मेम साहब की आंखों को इतना भी नहीं पढ़ सकता। परवर कुछ नहीं, बस जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ या फिर मैं रुक कर जाता हूँ तुम्हें तैयार होते देखने के लिए।
सुशांत की शरारत को नज़रअंदाज करती वह उमंग भरी आवाज़ में पूछ रही थी, पर तुम लाए कैसे? फ़ोन कर दिया सिल्क हाउस वालों को? हमारी मल्लिका का दिल इस पर आशना है, वो अपनी मिनी क्वीन को कोई और साड़ी पहनाए। अच्छा जी, मेरा दिल कहाँ आया था? तुमने जाने क्या समझा और खर्च कर दिए इतने पैसे। इन आंखों में साड़ी ना खरीदने की खुशी पढ़ सकता हूँ तो जामदानी आंचल पर जड़ी अमियाँ बूटियाँ छोड़ आने का मलाल भी देख सकता हूँ। ओ सुशांत, ऐसा ना कहो, मैं सच में फिजूल खर्ची नहीं करना चाहती थी। हाँ तो ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगा तुमने किया, जो मेरे मन को भाया मैंने कर डाला। अब प्लीज़ आज रुपए पैसे की कोई बात नहीं। सुशांत आभा की आंखों में झांक रहे थे। मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, तो नंदिता की बच्ची। फुसफुसाती आभा सहसा मौन हो गई। बात आधी रह गई थी। सुशांत के अधरों ने उसके होठों को अपने प्यार से सिंचित जो कर दिया था, ऐसे में वह पल वहीं पर ठहर गया। परे धकेलती आभा से सुशांत हंसकर कह रहे थे, अरे सुनो तो, थैंक्स कहना नंदिता को, मेरे लिए बड़े ही मुनाफे का सौदा रहा। 50% की साड़ी और बकाया परसेंट की एवज में पड़ा तुम्हारा ये खिला चेहरा। कवर हो गया ना, पूरा छूट 100%। अब ऐसे मुनाफे का सौदा कोई बेवकूफ़ी छोड़ेगा। पर आज कैसे पहनूं उसे? फॉल ब्लाउज। आभा की पेशानी में तनाव आया तो सुशांत हंसते हुए बोले, ध्यान से देखिए मैडम, फाल लगवा के लाया हूँ। इस साड़ी का ब्लाउज आप सिलवाती रहिएगा। फ़िलहाल ये रेडीमेड ब्लाउज़ लाया हूँ, दुकानदार ने मैच करके दिया है। और नाप नहीं जानूंगा क्या? सुशांत की बात पर ध्यान जाता इससे पहले पैकेट से नए ब्लाउज़ के साथ उसका पुराना ब्लाउज़ निकला तो वह सब समझ गई। हे भगवान, कितना कुछ किया इसके लिए। और सुशांत के सीने से लगने को बढ़ी ही थी कि सुशांत उसे रुकने का इशारा करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा खोला तो किट्टू दरवाजे से सटी खड़ी थी। सुशांत ने इशारे से उसे अंदर आने को कहा। आभा के हाथ में नई साड़ी देखकर किट्टू उछल पड़ी। कैसा लगा सरप्राइज? पता है, उस दिन मैंने ही पापा को मोबाइल पर इस साड़ी की फ़ोटो दिखाई थी, है ना पापा? हाँ भाई, तुम्हारे पेट में दर्द ना हो उसके लिए मुझे कितनी मशक्क़त करनी पड़ी। सुशांत ने हंसकर किट्टू को चिढ़ाया। तुम जानती थी किट्टू? माँ बाप बेटी की मिली भगत पर विस्मित होती आभा के लिए वो पल अविस्मरणीय था। चलो अब अपनी मम्मी को तैयार होने दो, मैं चाय बना देता हूँ। आज हाई टी के बाद लेट नाइट मूवी देखेंगे। वाह पापा, इसी खुशी में आज की चाय किट्टू बनाएगी। सुशांत के पहले ही किट्टू ने रसोई की ओर दौड़ लगा ली। आभा अपनी नई साड़ी और लाए मैचिंग ब्लाउज़ को पकड़े अभिभूत सी खड़ी थी। नई साड़ी के लिए ख़ास ओकेजन इंतज़ार से उसे गुजरना नहीं पड़ा। खुशी इस फालसाई साड़ी से अधिक सुशांत के प्यार को देखकर हो रही थी। एक बार उसने कबर्ड को नज़र भरकर देखा तो यूं लगा मानो नई साड़ी ने वहां टंगी तमाम साड़ियों पर नएपन के छींटे दे दिए थे। पुरानी साड़ियों के प्रति सुप्त मोह फिर से जाग गया था। फालसाई साड़ी के जादुई सम्मोहन की रंगत अन्य साड़ियों में भी समाहित हो रही थी। बेस्ट एम्प्लॉय की घोषणा सुशांत के मन में जगा रोमानी एहसास और फालसाई साड़ी को पहनने का मौका। मन को गुदगुदा गया। सच कहा था सुशांत ने, बेरंग जीवन में नएपन के सतरंगी छींटे डालने के लिए खर्च की गई पूंजी जाया नहीं होती। उससे निकली ऊर्जा सहसा ताज़ी चाय की तरह जीवन को स्फूर्तिमान बना देती है। मन को मारकर जीवन जीने की आदत एक रास्ता बासी चाय सी मालूम होती है। जीवन बेरस हो पैदा करे उससे पहले उस एक रास्ता को त्यागना आवश्यक है। आज पढ़े सबक से ध्यान हटाया किट्टू ने। मम्मी, जल्दी से चाय पीकर तैयार हो जाओ और बताओ कैसी बनी है। किट्टू आभा के चेहरे को ध्यान से देखती पूछ रही थी। चाय में दूध ज़्यादा, पत्ती कम थी, पर जैसी भी थी ताज़ी थी और नन्हे हाथों की बनी वह कुछ खास, बेहद खास। पापा जल्दी चलो, मम्मी बहुत सुंदर लग रही है। किट्टू सुशांत का हाथ पकड़कर आभा के सामने ले आई तो सुशांत एकटक उसे ताकते रहे। किट्टू बिल्कुल सही कह रही है।
हाँ, किट्टू तो सही कह ही रही है। और आप? आभा के कहते सुशांत ने एक आंख दबाते उसे शरारत से देखा। बरसों बाद आभा ने सुशांत की आंखों में जो देखा तो नूर सी आभा के चेहरे पर बरस पड़ी। आभा के चेहरे के आभा मंडल ने त्वरित संदेश सुशांत तक पहुंचाया। आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कहा सुना गया। अनकहे की अनुभूति ने दोनों को जिस तरह स्पर्श किया वह रोमांचित करने वाली थी। अनुभूति नई थी या कुछ पहचानी, शायद बहुत पुरानी, ठीक ठीक पता नहीं ये, पर जो भी थी, खिली खिली प्रथम स्पर्श सी, जिसे दोनों ने साफ साफ महसूस करते हुए आत्मसात कर लिया। तो यह थी मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी फालसाई साड़ी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।